हेलो गाइस, नमस्कार। हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाए। हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी कि साहित्य के साथ व्याकरण का भी रिवीजन होता रहे और हम अच्छे से एक एक टॉपिक लेंगे और उस पर 100 प्रश्नोत्तर कराएंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो आज हम लिए हैं वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। इनमें अगर मान लीजिए पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं, तो 11 हैं। कुल व्यंजन 41। अब 41 व्यंजन है कैसे? अगर व्यंजन पूछा जाए तो 33 हैं और कुल व्यंजन है तो 41 हैं, क्योंकि इनमें ये भी जोड़ दिए गए हैं। तो स्वर कितने हैं? अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो 4। ह्रस्व मतलब छोटा, जो जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर बने हैं। जैसे छोटा छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना, छोटी छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना। इसलिए दीर्घ हो गए, क्योंकि इनको बोलने में टाइम ज़्यादा लगता है। ए आए ओ आओ। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर हैं 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 7 हैं। अब इसके बाद है कुल व्यंजन पूछा जा रहा है। तो अगर कुल व्यंजन पूछता है तो कितने हैं? 41। कुल में उत्तिक, उत्क्षिप्त और आगत संयुक्त को भी ले लिया गया है। अगर स्पर्श व्यंजन को पूछता है तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अब कैसे? जैसे का खा गा घा, का खा गा घा अंगा 5 हैं। और का से पा तक है तो 4 पंचे पचम 25। 5 वर्ड एक लाइन में है, जैसे काखा गाघा अंगा और फिर काखा गाघा अंगा, चाचा जा जा टाटा टाटा ताता दादा ना पापा पा, ऐसे इस तरह 5 हो गए। तो 5 को 25 से गुणा कर दीजिए, 25 हो गया। तो का से पा वर्ग तक कितने स्पर्श व्यंजन हैं? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, का से पा तक, यानी कवर्ग से पा वर्ग तक। अंतस्थ के चिन्ह कितने हैं? या रा ला वा। अंतस्थ कितने हैं? अंतस्थ वर्ण हैं या, र, ला, वा। इनको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इन्हें या, र, या, वा को अर्धवर्ण भी कहा जाता है। इनको अर्धवर्ण भी कहा जाता है। ऊष्म स्वर, जिनको बोलने में सीटी जैसा बजता है, श, श, स, ह। ऊष्म स्वर मतलब जो है 4 ऊष्म स्वर हैं। उत्क्षिप्त ड़ा, ढ़ा, इन्हें दग्धाक्षर भी कहा जाता है। आगत स्वर जो बाहर से आए हैं, जैसे अरबी फारसी भाषाओं से जो आ गए हैं, ये वैसे तो वर्णमाला में है और इनके नीचे नुक्ता लगा है, जो नुक्ता लग गया है इसलिए ये फारसी हो गए हैं। संयुक्त स्वर छ, तो, रा, अगर जोड़िए आप, जैसे ता है, फिर उसके बाद रा है, ता और उसके बाद र, त्रो। ता, आधा ता और रा मिलकर के क्या हुआ है? त्र। आधा ता और र प्लस र, तो ये क्या हो जाएगा? त्रा। ज्ञा, ज्ञा को हम ज्या पढ़ेंगे, तो ज्या प्लस क्या, आधा जा हो जाएगा ज्ञा, ज्या। श्रा, शा और रा हो जाएगा, प्लस रा। तो ये मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने, पहला तो क्वेश्चन है कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। और व्यंजन 33 है। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 41 है। और जो है ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। छोटा, बड़ा, छोटू, छोटा ऊ, री, ये 4 ह्रस्व हैं। और दीर्घ 7, दीर्घ की संख्या कितनी है? 7 है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं पूछा जाए तो 25 होते हैं। अंतस्थ या, रा, ला, वा 4 हैं। और ऊष्म श, 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 हा। उत्क्षिप्त हैं ड़ा, ढ़ा, इन्हें दग्धाक्षर भी कहा जाता है। आगत व्यंजन जो अरबी फारसी से आए हैं, ज और फ़ा, तो इन्हें ऐसे पढ़ोगे ज, फ़।
और छ त्राज्ञा है, संयुक्त है। संयुक्त संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। भाषा संस्कृत के, मान लीजिए भाषा शब्द किससे बना है पूछा जाता है, तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाष का अर्थ है बोलना, भाष माने बोलना। अब भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो इसको हम आसानी से समझेंगे कि सबसे पहले तो ध्वनि, ध्वनि बनती है, उसके बाद वही ध्वनि अक्षर में तब्दील होता है, उसके बाद वो पद बनता है कि जैसे ध्वनि कोई है उसे लिखा गया तो अक्षर बन गया। अक्षर का मतलब है कि यह अक्षर जिसका क्षरण ना हो, जैसे लिख दिया आपने आ, अब इसका क्षरण नहीं किया जा सकता। तो इस तरह उसके बाद जैसे लिख दिया गया राम, ये बन गया पद, पदबंध, राम गया, पदबंध बन गया। इस तरह उसके बाद उपवाक्य। तो कभी कभी एक क्रम भी लगाने के लिए आता है, तो पहले हम ध्वनि लगाएंगे, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर पद, फिर पदबंध। इस तरह हम क्रम लगाएंगे। व्याकरण बी धन आ, यानी कि बी उपसर्ग है, आ कर अन, अन प्रत्यय से मिलकर बना है। तो बी प्लस आ प्लस कर प्लस अन, अर्थ यानी भली प्रकार से समझना। व्याकरण का अर्थ क्या है? व्याकरण का अर्थ भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका मतलब है भली भांति समझना। अब व्याकरण की हम परिभाषा देख लेते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन, प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो इसमें भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन, प्रयोग का ज्ञान जो है प्रदान करता है। अब व्याकरण के कितने भाग हैं? अब पूछा जाए कि व्याकरण की ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अंग पूछा जाए तो वर्ण, शब्द और वाक्य। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब उसके बाद है वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर, आपने वर्ण भी समझ लिया, अक्षर भी समझ लिया। वर्ण अक्षर में अंतर। वर्ण स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या तो स्वर होगा और या स्वर रहित व्यंजन कह रहा है। जैसे स्वर रहित का मतलब है जैसे आपने का लिखा, इसमें अगर हलंत लगा दिया तो इसमें स्वर नहीं आएगा, और स्वर आ तो इसमें कोई और नहीं आया है। तो स्वर हो या स्वर रहित व्यंजन वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। और अक्षर क्या होता है? स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन, जिसमें स्वर हो और जो व्यंजन हो वो स्वर सहित हो। जैसे का लिख दिया गया, हलंत लगा दिया जाएगा तो स्वर रहित हो जाएगा, अगर हलंत नहीं लगता है तो स्वर सहित हो जाए तो वो अक्षर हो जाएगा। तो वर्ण किसे कहते हैं? कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। अक्षर किसे कहा जाता है? तो स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। हिंदी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? मान लीजिए पूछा जाए हिंदी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब हम स्वर पढ़ लेते हैं जिनकी अहम भूमिका है परीक्षा में। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब किसी में बंधन, जैसे आ, ई, आ कितने स्वर हैं? 11। आ से औ तक, आ से औ तक कितने स्वर हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। री का दीर्घ रूप री होता है। ये जो है संस्कृत में, इसका प्रयोग जो है हिंदी में नहीं होता है, ये केवल इसका संस्कृत में ही प्रयोग होता है। ये री लिख करके नीचे एक रा और लगा दिया जाए तो हो जाएगा दीर्घ री। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला में, ये वैसे री है, यानी कि ह्रस्व री है।
हिंदी में केवल इनकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, री की केवल मात्रा ही लगाई लगाई जाती है। जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा एक आगत स्वर भी है। ये बहुत पूछा जाता है, आगत स्वर अंग्रेजी में कौन सा? जैसे अ, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, देखिए ऐसे लगा दिए, अंक बिंदु नहीं रखेंगे, तो जो अंग्रेजी भाषा में ये आगत है, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इस तरह। अब सॉरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वरों का वर्गीकरण अब कितने आधार पर हुआ है? तो एक तो उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 मात्रा उच्चारण के आधार पर हुआ है, नंबर 3 होस्ट की आकृति के, जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, नासिका के आधार पर, जाति के आधार पर और मुख की मांसपेशियों के आधार पर। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 2। तो मूल है और संधि। मूल है, संधि। मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। होस्ट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। होस्ट और जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नासिका या प्रकृति या स्वभाव के आधार पर, मतलब उसी को नासिका भी कहा जाएगा। अगर प्रकृति पूछा जाता है तो वही है, और स्वभाव अगर पूछा जाता है तो वही है। नासिका प्रकृति स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार के हैं। जात के आधार पर 2 प्रकार के। मुख की मांसपेशियों के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति का आधार क्या है? नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। अब मूल स्वर है, जैसे आ हो गया, ई हो गया, इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता। और संधि स्वर जो हैं, देखिए मूल स्वर, नंबर 1 हम मूल स्वर पढ़ लेते हैं। तो मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति केवल अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर वही ह्रस्व हैं, 4 ही हैं, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो मूल स्वर कौन से हैं? कभी-कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर 4 हैं, वही ह्रस्व स्वर ही क्या हैं? उन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है, उन्हीं को एकल स्वर भी कहा जाता है। इनमें किसी का सहयोग नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, कहने का मतलब। तो मूल स्वर अगर पूछा जाएगा तो इनकी संख्या है 4, वही ह्रस्व ही मूल स्वर हैं। अब संधि स्वर, ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ है। संधि, जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो ये हो गए, इनकी संधि की जा रही है ना, हम कहने का मतलब इनका विभाजन किया जा रहा है, इनके बीच से तोड़ा जा रहा है। तो आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा, तो ये हो गया संधि स्वर। अब संधि स्वर वही जो दीर्घ स्वर 7 पढ़ी हैं आप लोग, पढ़े हैं ऊपर, वही संधि स्वर हैं 7, क्योंकि उनमें योगदान हुआ है। जैसे बड़ा मिलकर बड़ा हुआ, छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो जो वही 7 जो दीर्घ स्वर हैं, वही क्यों कौन से स्वर हैं? संधि स्वर। मूल स्वर वही ह्रस्व स्वर हैं, जो ऊपर आपने देखा, वो ह्रस्व स्वर हैं। और संधि स्वर जो जो है 7 दीर्घ स्वर जो पढ़े हैं, वो कौन से हैं? संधि स्वर हैं। इसके बाद देखिए, मौखिक रूप से जो है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती है? या मौखिक रूप ना कहा जाए, वैसे कहा जाए कि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी, अगर मौखिक रूप से छोटी इकाई पूछा जाएगा तो ध्वनि होगी, अगर लिखित रूप में छोटी इकाई पूछा जाएगा तो वर्ण होगी। क्योंकि ध्वनि लिखी नहीं जाती है, सिर्फ़ बोली जाती है, और छोटी इकाई वर्ण जो है लिखी जाती है। तो लिखित रूप पूछा जाएगा तो वर्ण हो जाएगा, और जो है मौखिक रूप में तो ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि अथवा वर्ण की सबसे छोटी इकाई स्वर है।
वर्ण की सबसे छोटी ध्वनि अथवा वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, किंतु अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, जबकि अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। ध्वनि को भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो ध्वनि है, और अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई अगर अगर अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई पूछी जाती है तो शब्द हो। अगर अर्थ के आधार पर पूछी जाती है तो शब्द होगी। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए कि अगर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो ध्वनि होगी। अर्थ के आधार पर अगर छोटी इकाई पूछी जाती है तो शब्द होगी, और अगर अर्थ के आधार पर पूर्ण इकाई पूछी जाती है तो वाक्य होगी। जो अभी हमने बताया था, पहले वर्ण या ध्वनि आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर पदबंध आएगा, फिर उपवाक्य आएगा। ये कहने का मतलब ये आगे बड़े होते जा रहे हैं। फिर उपवाक्य उससे बड़ा, फिर वाक्य उससे बड़ा, फिर वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। इस तरह कभी-कभी ये जो है क्रम लगाने के लिए आता है। अब ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी खंड करना संभव नहीं है, मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। जो भी हमने बताया कि जो मुँह से केवल बोला जाएगा वही जो है ध्वनि होगी, इसका खंड नहीं किया, ये लिखी ही नहीं जाती तो इसका खंड ही क्या होगा? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव ना हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। वर्ण जैसे का, जैसे आ है, आ को जो है खंड नहीं किया जा सकता। ई, ऊ, का, ख, अब ये हलंत लग गए तो इसको खंड नहीं किया जा सकता। अगर पूरा का होता तो इसे जो है खंड किया जा सकता है, जैसे का प्लस आ लगा दिया जाता तो जो है, अगर अब आधा कर दिया गया तो इसको खंड नहीं किया जा सकता। इस तरह अक्षर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाता है, जैसे आ, क, ख, ग। इस तरह जो एक एक ही झटके में हो जाए उसको हम अक्षर कहते हैं। शब्द निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो निश्चित, अभी तक तो ये अक्षर थे, वर्ण थे। जो निश्चित, जैसे हमने कह दिया कमल, तो आप समझ गए कि कमल कमल को ही कहा जा रहा है। किताब किताब को ही कहा जा रहा है। तो आप, तो जो निश्चित अर्थ दे वही क्या है? शब्द है। जैसे मनुष्य, तो उसका प्रतीक आपने समझ लिया, मनुष्य मनुष्य ही है। लिपि भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखकर, लिपि मतलब लिपिबद्ध, क्या जो लिखा जाता है उसी को ही लिपि किया कहा जाता है। उन्हें जिस रूप से लिखा जाता है उसी को ही लिपि कहा जाता है, यानी भाषा का आदान प्रदान बोल कर किया जाता है। अगर उसी को लिख दिया जाए तो वही क्या हो जाएगी? लिपि हो जाएगी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। वर्णमाला, वर्णों के सार्थक, ये आता है क्वेश्चन में। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो किसी में लिख दिया जाएगा कि वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, इस तरह से दिया जाता है। तो सही यही होगा कि वर्णों के सार्थक व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको देखना पड़ेगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ये बहुत पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। अंग्रेजी में कितने हैं? 26। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में वर्ण पूछे जाते हैं तो आपको कुल वर्ण 44 ही बताना है। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 बताना है। लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछ लिया जाए, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाएगा तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण बताए जाएँगे। अब है जैसे का और ई अभी हम इसको बताए हैं आपको, ये दीर्घ हो जाते हैं। आ में ए जोड़ा तो अय हो गया, आ में उ जोड़ा तो ओ हो गया, आ में ओ जोड़ा तो आ हो गया। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर। अब दूसरा आ गया, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा, जैसे हरस्व मात्रा, हरस्व को एक मात्रिक भी कहा जाता है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएँ। लघु भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है, छोटा स्वर भी कहा जाता है और प्राथमिक यानी प्रथम, और एक मात्रिक भी कहा जाता है हरस्व। तो स्वर के 3 भेद बताए गए हैं, हरस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत का मतलब जैसे किसी चीज़ को, किसी को बुला दिया जाए, मतलब जैसे बड़ी देर तक बोला जाए, वो है प्लुत।
त्रिमात्रिक हो या वैदिक स्वर, तो और ह्रस्व एक मात्रिक ह्रस्व समझ ही रहे हैं। दीर्घ द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राएँ हैं। गुरु यानी बड़ा होता है। मिश्रित स्वर यानी जो मिला दिया जाए, जैसे बड़ा, छोटा, छोटा बराबर बड़ा, छोटी, छोटी बराबर बड़ी, इस तरह जो है। और प्लुत स्वर्ग त्रिमात्रिक जिसमें जैसे ओम, इस तरह। वैदिक स्वर जो वेदों में कहे जो जो स्वर, तो वैदिक स्वर ही है। तो प्लुत यानी कि अगर पूछा जाए कि स्वर के कितने मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा ही तो है, ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा, प्लुत मात्रा, ऐसे समझ लीजिए। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक, लघु या मूल मात्रिक छोटा स्वर जिसे कहा जाता है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जो जल्दी, जैसे अ। और अगर हम दीर्घ मात्रा बोले आ, इस तरह, तो अ, ई, उ, री, यही पढ़ते आएंगे। यही यही जो है मूल 4 मूल स्वर हैं, यही ह्रस्व है। दीर्घ 7 हैं जो बताया गया, देखो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो आ में आ मिला दिया गया, बड़ा आ हो गया। ई में ई मिला दिया गया, बड़ी ई हो गई। ओ में ओ मिलाया गया, बड़ा ऊ हो गया। अब संयुक्त स्वर, आ में ई मिलेगा, ये जैसे संधि के आधार पर अगर आप संधि पढ़े होंगे, तो आ ई मिल करके ए होता है, आ ए मिल के ऐ होता है, आ ऊ मिल करके ओ होता है, आ में ओ जोड़ा ओ जो है औ होगा। इस तरह ये संयुक्त स्वर हैं। ये तो मूल स्वर में जोड़े गए, ये मूल 7 हैं दीर्घ स्वर। थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो अगर मूल स्वर पूछा जाता है वही आ, ई, उ, रे है। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछा जाता है तो बड़ा, बड़ी, ऊ। अगर संयुक्त स्वर पूछा है तो देखो ये अलग-अलग हो गए। एक स्वर आ, ई जैसे समान नहीं है कि आ बड़ा, आ, ई, ए हो गए, आ, ए हो गए, इस तरह। प्लुत या त्रिमात्रिक या वैदिक जिन स्वर के उच्चारण में 3 गुना का समय लगता है, जैसे ओम। इसका प्रयोग गाने में, रोने में, चिल्लाने में, पुकारने में होता है। अब हम पढ़ेंगे होष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। अब ओष्ठ की आकृति जैसे वृत्त, आप मुँह को बोलिए, गोल करिए होंठ को। वृत्त माने होता है गोला। 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्त और एक आवृत्त। आवृत्त जैसे ई कहो, कहकर प्रैक्टिकल करो। तो जैसे वृत्त ओ, इस तरह ओ का मुँह बनाओ तो गोल हो जाएगा। तो ओंठ की आकृति पर वृत्तमुखी होते हैं। वृत्त को ही गोल कहा जाता है। होष्ठ है रंजित और वर्तुलित। वर्तुल माने भी गोल होता है, तो वर्तुलित, रंजित यानी गोल ओष्ठ है। और अवर्तुलित और आवृत्तमुखी। आवृत्त का मतलब ई, जैसे थोड़ा जो है पी चौड़ापन हो जाए, फैल जाए, गोल ना बन करके। तो होंठ के आधार पर 2 होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी ओष्ठ को वृत्ताकार, वृत्त माने गोला होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी। जो आगे को सूंड जैसा निकाल दिया जाए गोल गोल, वही वृत्तमुखी। जैसे ऊ, ऊ, ओ, आओ, औ, ये वृत्तमुखी है। ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वर्तुलित स्वर कौन से हैं, वर्तुल आकार के। तो वर्तुल मतलब गोल ही समझना, वृत्त माने गोला। तो आ, ऊ, ओ कह करके देख लेना। अवर्तुलित जिन स्वरों के ओष्ठ गोल नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं, बड़ा, ई, री, ए, आई, इस तरह। देखिए जितने में जो है 3 की आकृतियां बनी है, देखिए 3 की आकृतियां ऊ, एक बड़ा आ को छोड़ करके जितनी भी 3 की आकृतियां बनी है वो सब क्या है, वृत्तमुखी है। वो सब क्या है, वृत्तमुखी है। स्वर 11 स्वर है ना, उसमें से जितने 3 की आकृति में है बड़ा आ को छोड़ के, बड़ा आ आवृत्त है। और ये जो है 5 वृत्त हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ये जिसमें ये आए, बाकी जो है 11 स्वर हैं। तो जो 3 की आकृति है बड़ा आ के छोड़कर वृत्त हैं, और बाकी सब आवृत्तमुखी हैं या वर्तुलित हैं। अब देखिए छोटा आ कैसा स्वर है, उदासीन है। ये विकल्प ना होने पर आवृत्तमुखी पर चुनें, यानी छोटा स्वर उदासीन होता है। ये
वृत्तमुखी भी है, ना ये वृत्तमुखी है ना अवृत्तमुखी है। कहने का मतलब है नपुंसक लिंग, ना ये वृत्तमुखी है ना ये अवृत्तमुखी है। तो अब लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है पहले तो उदासीन स्वर है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि उदासीन स्वर कौन है तो छोटा होगा। आवृत्तमुखी न होने पर इसे चुना जा सकता है। अब जिह्वा के आधार पर देखिए, जिह्वा में अग्र, जैसे ये हमारी जिह्वा है, तो ये जो है ये जैसे जिह्वा है, अग्र हो गया, ये पीछे का भाग पश्च हो गया, ये मध्य हो गया, ये अग्र हो गया। तो ये मध्य में केवल आ रहेगा, मध्य में केवल आ रहेगा। और जो पश्च है, मध्य में ये केवल ध्यान रखिए कि ये मध्य में केवल छोटा आ रहेगा, बाकी ये तीन जैसी आकृतियाँ जितनी हैं वो पश्च में रहेंगी। और अग्र में जो है ई, दोनों ई रहेगी, आए रहेगा और री रहेगी, दोनों ई, आए और री। देखिए अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा आगे का भाग सक्रिय रहता है वो अग्र स्वर कहलाता है। तो अग्र ई, ए, आए, री। मध्य में जीवा का मध्य भाग सक्रिय होता है। और पश्चिम में ये देखिए केवल इसमें जितनी तीन की आकृतियों वाला है उसमें केवल छोटा आ को आप मध्य में रख दीजिए, बाकी जितनी मतलब आ से बने हैं जितने जो कुछ हो तीन की आकृति वाले सब पश्चिम में आ जाएंगे। और उसके अलावा जो बचा दोनों ई, ए, आए, री, ये अग्र में आ जाएगा। अब मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर हम देख लेते हैं। मुख की आकृति विवृत स्वर, विवृत, विवृत का मतलब होता है एकदम खुल जाना, ओपन। विवृत यानी स्वर के तीन भेद हैं। कौन कौन? मुख की आकृति के आधार पर पूछा जाएगा मुख कैसे कैसे बनता है। तो एक तो पूरा खुल जाता है, एक हाफ ओपन, आधा खुलता है। किसी वर्ड को बोलते समय समृत क्लोज रहता है यानी कि बंद रहता है, अर्ध समृत यानी हाफ क्लोज, आधा बंद रहता है। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। विवृत वही, विवृत का मतलब ओपन समझ लीजिए, पूरा खुला। तो पूरा खुला में क्या आएगा? बड़ा आ, ऐसे बोलिए, बड़ा आ। तो विवृत का मतलब है पूरा खुला। जिन स्वरों के उच्चारण में यानी उच्चारण करते समय मुख का द्वार पूर्ण रूप से खुल जाए पूरा, वो इस तो विवृत में आएगा बड़ा आ। अर्ध विवृत में आधा खुली, तो इसमें छोटा आ है और आए आओ है। अर्ध विवृत में छोटा आ है, आए आओ है। अब समवृत्त, समवृत्त का मतलब है अर्ध विवृत है, मतलब विवृत का मतलब खुला होना। तो जो इसमें बड़े बड़े हैं जैसे आए आओ और छोटा, तो ये अर्ध विवृत यानी आधा खुला हुआ। सम माने होता है कुछ, यानी कि बंद, मुख लगभग बंद रहे, यानी सम माने कुछ, ऐसे जो है लगाइए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृद्ध, यानी सम माने कुछ और वृत्त यानी कुछ खुला, जैसे ई यानी कि दोनों ई रहेगी, दोनों ऊ रहेगा और री रहेगी। अर्ध में यही दोनों छोटे जो हैं ए ओ अर्ध समृत में होगा। सम माने कुछ, तो जहाँ थोड़ा खुलेगा वहीं छोटा छोटा रहेगा, जैसे ए ओ। और अर्ध विपरीत माने खूब खुला, अर्ध माने थोड़ा भी खुला होगा लेकिन खुला तो होगा, तो उसमें छोटा आ जाएगा और दोनों बड़े वाले आ जाएंगे, आए आओ। और अर्ध समृत में ए और ओ आ जाएगा। उच्चारण के स्थान के आधार पर, अब उच्चारण ये जो है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में इनसे बाहर सवाल जाता ही नहीं है। तो स्वर के उच्चारण के आधार पर कंठ से हम बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं और ओष्ठे से बोलते हैं। तो कंठ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आ और आ, अब संस्कृत में तो है अकु विसर्जनीय कंठा, यानी आ से आ का खा गा घा और आहा ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब जिनको नहीं, भाई संस्कृत वाले नहीं हैं, तो आ और आ,
अगर आप इतना याद कर लीजिए अको विसर्जन या नाम कंठा, तो आ का है जो दोनों आ हैं का के पूरे वर्ण, और अको और हा ये कंठ में आएगा। तालव्य है, तालव्य में है, तो इनका वर्ण स्थान तालु, इचु ऐसा नाम तालु। अगर आप ऐसे याद कर लीजिए तब आसान हो जाएगा। नहीं तो ई दोनों ई और ए आए तालु से, जैसे ई ई ई ई ए आए, देखिए तालु ऊपर को उठ रही है, ई ए आए। मूर्धन्य री, री मूर्धा री, जो ऊपर तालु के जो दांत के मतलब जो ऊपर छूता है वहाँ, तो वहाँ मूर्धा में जो छूता है, और जो स्पर्श करता है मूर्धा को ओष्ठ, ओष्ठ स्वर उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऊ ये ओष्ठ से ओष्ठ ही गोल होता है, देखिए ऊ ऊ ओ आओ। इसके अतिरिक्त है कंठ तालव्य। अब इसको अगर आप जानते हैं, जैसे आपको संधि इसके लिए जानना पड़ेगा, जैसे ए किससे बनता है, तो आ और ई से क्या बना, ए बना, तो आ हमारा क्या है कंठ है, और ई क्या है इचू ऐसा नाम तालु, अको विसर्जन या नाम कंठा, तो आ और इचू ऐसा नाम तालु, तो आ ई मिल करके, तो आ जो है वो कंठ का हो गया, और ई क्या हो गया तालु का हो गया, कंठ का हो गया, और ऊ अच्छा यहाँ है, तो ये तालु का हो गया, तो इसलिए इसे क्या गया गया कंठ तालु। ये दोनों वर्ड जो हैं एक कंठ का है एक तालु का है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। इसके लिए आपको संधि को समझना पड़ेगा। और कंठ ओष्ठ हो, देखिए कंठ आ है और ऊ देखिए ओष्ठ से निकल रहा है ऊ, तो कंठ में ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। नासिका, नासिका अगर नासिका कहा जाए या प्रकृति कहा जाए या स्वभाव कहा जाए, तो इसको आप नासिका ही समझिएगा। तो स्वर के दो भेद होते हैं, अनुनासिक, सानुनासिक, चंद्रबिंदु स्वर। यानी जिस पर चंद्रबिंदु होता है उसे अनुनासिक, सानुनासिक, अनानुनासिक, निरनुनासिक, अनुनासिक, सानुनासिक, चंद्रबिंदु स्वर। देखिए अब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया अनुनासिक स्वर, तो दे दिया जाएगा हवा और मुख से निकलती है कि मुख से जो है सांस निकलती है कि केवल नाक से निकलती है। तो आपको जब ऐसे जाने रहेंगे तो अनुनासिक यानी नाक का अनुसरण कौन क्या कर रहा है, मुंह भी कर रहा है। ऐसे आप समझिए नाक का अनुसरण कौन कर रहा है, मुंह, मुख भी कर रहा है, इसलिए अनुनासिक क्या है, मुख और नासिका, यानी हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगी। अनु का मतलब अनुकरण कर रहा है कौन, नासिक, नाक का अनुकरण कौन कर रहा है, मुख कर रहा है, तो मुख और नाक दोनों से निकलेगी अनुनासिक। शानुनासिक वही मुख और नाक, इसी को अनुनासिक को ही सानुनासिक भी कहा जाता है, और जिसके ऊपर चंद्रबिंदु रहता है वो अनुनासिक ही होता है। अब अनानुनासिक और निरनुनासिक, निर माने ना हो, अनु माने मुख और नासिक, जिसमें जो है जिसमें नासिक, देखिए अनुनासिक ध्वनि में स्वरों का गुण होता है, आ ऊ वाले शब्दों में अनुनासिक चिन्ह लगता है। जहाँ आ हो यानी कि छोटा आ हो, अनुनासिक स्वरों का गुण क्या होता है, अनुनासिक में चंद्रबिंदु रहेगा, ये ध्यान देना, बड़ा आ की मात्रा रहेगी और चंद्रबिंदु रहेगा। छोटा आ हो चाहे बड़ा आ की मात्रा हो, वहाँ पर चंद्रबिंदु होगा तो वहाँ अनुनासिक होगा। अन्य स्वरों में ए आई ओ और आओ में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, नहीं। अब ये बता रहा है कि कहीं पर जैसे छोटी ई हो या बड़ी ई हो या ए हो या ओ हो या आओ हो, तो वहाँ पर अंक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार अंक बिंदु को कहते हैं। तो जैसे मैं, देखो आई की मात्रा आ गई ना, तो हाँ अंक बिंदु, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। बड़ी की मात्रा आ गई तो अंक बिंदु, ओ की मात्रा आ गई तो अंक बिंदु,
को ओ की मात्रा आ गई तो अंक बिंदु, यहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। अनुनासिक है। अनानुनासिक केवल मुंह से बोला जाएगा, यानी निरनुनासिक है, यानी बिना नाक के। अनानुनासिक यानी बिना नाक के, यानी केवल मुंह से। अनानुनासिक यानी कि बिना नाक के, विदाउट नोज। निरनुनासिक विदाउट नोज, बिना नाक के। तो जैसे इधर, वैसे भी इसमें कोई अंक बिंदु या चंद्र बिंदु है ही नहीं, इधर उधर आप अपना हुआ। अब अंग और आहा ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं, ये नोट में है लिखा, इसको भी जानिए कि अंग आहा ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं, ना ही व्यंजनों की गणना में आते हैं, तो इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह वर्ण को छांटिए, या कौन से इसमें अयोगवाह हैं। तो अन और आहा वैसे भी आप पढ़ते हैं, अन आहा माने कुछ नहीं, तो ये ना स्वर में इनकी गिनती होती, ना ये जो है स्वर में गिने जाते हैं ना व्यंजन में, तो इन्हें जो है अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, सवर्ण सजातीय स्वर, सवर्ण सजातीय स्वर। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें सजातीय और विजातीय स्वर, यानी जाति के आधार पर स्वर। तो सजातीय स्वर जाति के आधार पर पूछा है, तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, सजातीय और विजातीय। जैसे सवर्ण, अब सवर्ण, असवर्ण। तो सजातीय का मतलब जो एक ही जाति का हो, जैसे आ यक्क जाति के है। विजातीय जैसे बिना जाति का, जैसे आ प्लस ई। आई बात समझ में? तो समान उच्चारण स्थान वाले सजातीय, जैसे आ एक ही उच्चारण स्थान के हैं, ई तालु का है, उ ओष्ठ है, एक ही उच्चारण स्थान का। तो आप ऐसे साधारण सा समझिए, जो एक तरह के ही, जैसे आ एक ही समान है तो सजातीय हो गए। अगर आ के साथ ई जोड़ दिया जाए तो विजातीय हो जाएंगे। असवर्ण या विजातीय, जैसे आ और ई के साथ ई बना तो ये हो गए ए। तो देखिए ये जो है विजातीय हैं, आ के साथ ई जुड़ा, ए हो गए, ये हो गए विजातीय। जैसे आ के साथ आ अगर जुड़ता तो ये बड़ा आ बनता तो ये सजातीय हो जाता, लेकिन आ के साथ यहाँ पर ई जुड़ के ऊ जुड़ गया तो ये हो गया ओ, इसलिए विजातीय, यानी कहने का मतलब बिना जाति का। तो सजातीय होगा जो एक ही जाति का है, जैसे आ एक ही जाति की है, आ में ई मिला दिया गया तो बिना जाति का हो गया, इस तरह। अब मुख की मांसपेशियों के आधार पर, तो स्वर के 3 भेद हैं। मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। तो शिथिल स्वर, मध्य स्वर और दृढ़ स्वर। अब शिथिल जो आसानी से बोल दिया जाए, जैसे कि उस पर कोई प्रेशर ही ना पड़े, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में कम तनाव आता है, वहाँ शिथिल स्वर। शिथिल मतलब बिल्कुल ढीला, जैसे कहते आ कहाँ से निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। ई ना ओष्ठ दूर जो है हिला, ना कहीं कुछ भी नहीं हिला, तो इसलिए इसे शिथिल यानी ढीला ढाला, बिल्कुल शांति से निकल गया। मध्यम स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हल्की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं। तो जैसे आ, जैसे ए, तो थोड़ा सा हुआ ना ए, ओ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन हुआ ओ का, और ए होस्ट का हुआ, तो ये हो गया मध्य, ए ओ मध्य स्वर हो गए। और दृढ़ ई, ए, आए, ओ, आओ, इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है, इसलिए इन्हें दृढ़ स्वर। तो जो है मुख की मांसपेशियों के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, शिथिल स्वर, मध्य स्वर, दृढ़ स्वर। और अब इसके बाद देखिए आगत और विदेशी स्वर कौन है? आगत जो विदेशों से आए हैं, जो अंग्रेजी में बोला गया, जो गृहीत यानी जो इधर उधर से ग्रहण कर लिया गया। तो अंग्रेजी का है, ये भी आगत में आएगा, जैसे कॉलेज है, डॉक्टर है, कॉफ़ी है, टॉफ़ी है, इस तरह। और जैसे जाफा, गा, खा, ये सब विदेशी हैं। अब सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर, ये नोट लिखा गया है कि अल्पप्राण और महाप्राण पूछा जाता है, तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और साथ ही साथ सभी स्वर घोष और सघोष होते हैं। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा,
इधर का इधर आ गया। देखिए व्यंजन, अब व्यंजन देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण में बाधित होकर निकल जाती है। फेफड़ों में बाधित, अब जैसे स्वर जो थे वो आसानी से निकल जाते थे, लेकिन व्यंजनों में मुख विवर के उच्चारण में बाधित होकर निकलती है फेफड़े से उठकर, तो वहाँ व्यंजन होता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान होता है, जबकि स्वरों में किसी का योगदान नहीं होता, लेकिन व्यंजन में स्वरों का योगदान होता है। व्यंजन की कुल संख्या क्या है? 33 है। जैसे क प्लस अ, अब इसमें स्वर का योगदान है कि नहीं है? अब मुख्य रूप से व्यंजन को 3 भागों में बाँटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अभी हमने आपको बताया, स्पर्श व्यंजन वही 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म भी 4 हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसमें वही तो इन्हीं का तो वर्ग आया है, का वर्ग, चा वर्ग यानी कि चाचा जाजा इयाँ, टा वर्ग मूर्धा, ता दंती, ओष्ठ, पा ओष्ठ, यही जो है 5 वर्ग हैं। तो इसी में 25 वर्ण हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इन 5 वर्गीय व्यंजन वही कहलाते हैं, वही स्पर्श व्यंजन है। इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अलग-अलग एकता लिए हुए वर्णों में विभक्त हैं। इस समूह के 5-5 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 5। अब देखिए वही हम आप लोगों को बताना है। जैसे का वर्ग है तो का है, खा है, गा है, घा। अब इसको पूरा का वर्ग कहा जाएगा। अगर ये का कंठ है तो कंठ में कितने वर्ण हैं? खा। चा वर्ग तालु है, तालु में कितने वर्ण हैं? 5 हैं। चा, छा, जा, झा, इयाँ। टा, टा मूर्धा में आता है तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये जो है 5 है। ता, था, दा, धा, ना 5 है। ता दंती में आता है। पा ओष्ठ में आता है, पा फा बा भा मा 5। तो कुल संख्या कितनी है? और ये जो है यमंगर्णम, ये नासिक के व्यंजन है। ये 5 क्या हैं? नासिक के। देखिए नासिक के वर्ण प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, मतलब कि हर वर्ण का 5वां अक्षर फेफड़े से उठने वाली वायु मुख के साथ नासिका के द्वारा बाहर आता है। इसमें वायु और मुख दोनों, यानी कि मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। फेफड़े से उठने वाली वायु मुख के साथ नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन्हें नासिक के, जैसे यमंगर्णम यानी यंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये नासिक के व्यंजन है। दंत ओष्ठ, अभी हमने बताया था दंत की वा और फा उसमें तो आए हैं, लेकिन अगर इनमें नुक्ता लग गया तो ये यही है नुक्ता जो इधर रखा है बाईं साइड में, अक्षर के बाईं साइड ये छोटी सी बिंदी रखी है, ये है नुक्ता। तो जब नुक्ता लग जाएगा, उच्चारण करते समय नीचे ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करते हैं, इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन, वो वा फा, तो ये दंतोष्ठ व्यंजन है। काकल्य हा को कहा जाता है, जो बिल्कुल कंठ से निकलता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे कांकल्य, जिसे ठुंडी कहा जाता है, ये जो होती है, इन्हें काकल्य कहते हैं। इन्हें ध्वनि कहते हैं, उरस्य कहते हैं, हंसवर्ण कहते हैं, योगी वर्ण कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहा जाता है। हा को हंस वर्ण भी कहा जाएगा, योगी भी कहा जाएगा, उर भी कहा जाएगा, ध्वनि भी कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी भी कहा है। वर्ष वर्ष ध्वनि, जो दांत के बाद रहता है उसे वर्तस्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे छोटा, जैसे आप सीधे ऐसे कर लीजिए सरला, सरलज या सरलजा, आपको आसान हो जाएगा। वर्ष ध्वनि पूछा जाएगा तो सरलजा कह दीजिए। तो सा र ल जा का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर दांतों और मसूड़ों के संधि स्थल यानी
से थोड़ा ऊपर जाकर वर्ष भाग को स्पर्श करती है, सा, इसलिए इसे वर्ष ध्वनि कहा जाता है। दांत और मसूड़ों के बीच के संधि स्थल को थोड़ा सा, यानी कि मसूड़ा जो होता है उसके बीच थोड़ा सा स्पर्श करती है, उसी को वर्ष ध्वनि कहा जाता है। स्पर्श संघर्ष ये व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है। संघर्ष मतलब घर्षण करता है, जैसे चा, छा, जा, ऐसे घर्षण करते हुए हवा निकल रही नहीं। स्पर्श जैसे चा, छा, जा, झा, इस तरह संघर्ष करते हुए वायु बाहर निकले तो उसे संघर्षी। स्पर्श व्यंजन है ही, आप पहले से ही समझ रहे हैं, और रगड़ आ रही है इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहा जा रहा है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त को द्विपृष्ठ भी कहा जाता है, द्विगुण भी कहा जाता है, ताड़नजात भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त यही ड़ा और ढा, इन्हें उत्क्षिप्त, द्विपृष्ठ, ये नाम सब याद रखना। इन नामों से ये दोनों वर्ण पूछे जाते हैं। जीभ उलट जाती है, डा, जीभ उलट कर वायु बाहर फेंकती है, ढ़ा, ढ़ा, जीभ बिल्कुल पीछे को जाती है फिर आगे को आ जाती है, तो इसे द्विगुण या ताड़नजात या द्विपृष्ठ या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन का वर्ण ना तो स्वरों की भांति होता है न व्यंजनों की भांति, जिनका उच्चारण जीभ से, जीभ तालु या दंत ओष्ठ को स्पर्श करने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। जो बिल्कुल बिना स्पर्श किए निकलता है इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये चार ही हैं, या, रा, ला, वा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया अर्धस्वर कौन सा है, तो या हुआ अर्धस्वर है इसमें। या वा को अर्धस्वर का, ये नीचे लिखा भी है, या और वा को अर्धस्वर, ये क्वेश्चन बनता है। अगर अंतस्थ व्यंजन तो ये चारों आते हैं, या, रा, ला, वा, और अर्धस्वर अगर पूछा गया तो या और वा। अब लुंठित व्यंजन, लुंठित और प्रकंपित, रा को लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। जैसे रा, रा जैसे पीछे को देखो जा रही है और कप भी कंपन भी हो रहा है, रा ऊपर को जब उठती है तो उसमें प्रकंपित यानी कंपन होता है, इसे लुंठित या प्रकंपित। पूछा जाता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो वो है रा। संघर्षहीन, संघर्ष जिसमें कोई संघर्ष ही नहीं होता, मतलब कोई किसी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता, आसानी से हो, जैसे या वाह, आप खुद कह कर देखिए प्रैक्टिकल करके, तो ये अर्धस्वर है। जो संघर्षहीन व्यंजन होते हैं उन्हें अर्धस्वर, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब पार्श्विक लुंठित रा है, इसको ध्यान कीजिएगा, लुंठित रा है और पार्श्विक ला है, लुंठित रा पार्श्विक ला। तो पार्श्व शब्द का अर्थ है बगल, पार्श्व शब्द का अर्थ है बगल। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहता है। ला, ला, ला मुड़ जाती है, बगल बगल से वायु निकलती है तो वो होता है ला। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, शा, शा, शा और सा। देखिए इनको बोलने का मतलब जैसे ये तालव्य है तो शा, और ये जो है मूर्धन्य है शा, और ये सा छोटा वाला दंती है हा, काकल्य है, इसको आपको पता है। ये संघर्ष करके निकलते हैं, उष्म जैसे गर्मी, सा रगड़ते हुए निकलते हैं, इनसे वायु गर्म सांस बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव निकट आ जाते हैं, वायु निकलने का मार्ग सकरा हो जाता है, जिन्हें वायु को बाहर निकालते समय संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें संघर्षी, इन्हें ऊष्म और संघर्षी व्यंजन दोनों कहा जाता है। इन्हें संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। उपर्युक्त तीनों प्रकार के व्यंजन के अतिरिक्त दो व्यंजन और होते हैं, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, वही जो संयुक्त वर्ण व्यंजन है। देखिए छा किससे बना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किससे बना, तो का, श, आ, का आधा का है, फिर
खष्टी श है यानी तालव्य श है, अरे वो मूर्धन्य श, और आ, तो का श आ से मिलकर बना एक श, ता र आ से मिलकर बना है त्र, ज इया आ से मिलकर बना है ज्ञ, श र आ से मिलकर बना है श्र। अब देखिए द्विगुण व्यंजन किसे, द्विगुण यही है देखो, अड़ा और ढा, ऐसे व्यंजन जो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। डा ढा के नीचे बिंदु लगाकर दो नए व्यंजन डा ढा, यानी डा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर अड़ा ढा बनाए गए हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन है। गृहीत आगत मेहमान विदेशी, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, बदलते समय के साथ ये भारतीय भाषा में शामिल हो गए। इनकी संख्या 5 है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी या मेहमान या आगत व्यंजन कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, का खा गा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़े क खा गा ज़ फा, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो ये आगत व्यंजन ये बाहर से आए हुए हैं, अरबी फारस से। तो राजा शिव प्रसाद सितारे के अनुसार आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, 5। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। श्वास वायु के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। अगर उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर कहा जाए तो श्वास वायु के आधार पर और कंपन के आधार पर। उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण, ये तो अल्प प्राण और महाप्राण। हमेशा ये जो है वर्णमाला का टॉपिक किसी भी परीक्षा में या छूता नहीं रहा है, ऐसा ध्यान देकर इसको पढ़िए। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हर हाल में। श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वो व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु होती है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी 135 याद कर लीजिए। आपको अगर याद है का खा गा घा अंगा, तो का खा गा घा, अब देखिए का गा और 3 जो है पहला तीसरा वर्ण अंतस्थ सभी अल्प प्राण हैं। तो 135 अल्प होते हैं और 24 महा होते हैं। तो यहाँ सभी स्वर अल्प प्राण है। का गा अंगा, चा जा इया तालु है, टा ठा डा ढा, इसमें केवल अल्प प्राण ही लिखा गया। ता दा ना पा, यानी कि 135 अल्प प्राण है और साथ में सभी स्वर, यारा अलावा अंतस्थ और सभी स्वर ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। 11 स्वर और अंतस्थ। तो अल्प प्राण अगर पूछा जाए कि कितने हैं, तो 19 अल्प प्राण व्यंजन है और स्वर 11 हैं, तो कुल अल्प प्राण 30। महाप्राण 2 हैं, खा और घा, जो दुगुनी वायु बाहर निकलती है वो महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा एवं ऊष्म श श श हा महाप्राण होते हैं। तो खा घा कंठ से, छा झा तालु से, टा ठा मूर्धा से, ता था। ऐसा करिए आप पांचों लिख लेना, का खा गा घा अंगा। तो 135 यानी पहला तीसरा पांचवा इस तरह। और ये दोनों 24 क्या होते हैं, 24 महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं और या राला यानी अंतस्थ आते हैं। महाप्राण में तीनों सा और हा आते हैं और ये 24 खा घा ऊष्म व्यंजन जो हैं ये आते हैं। अब देखिए कुल महाप्राणों की संख्या कितनी है, 14 है। नाद या कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर, तो नाद या कंपन के आधार पर वर्ण पूछे जाते हैं। तो नाद मान्यता आवाज, कंप यानी घोष, आघोष और साघोष। नाद या कंपन के आधार पर कितने होते हैं, घोष सघोष। अघोष व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, वह आघोष। आघोष मतलब जिसमें घोष ना हो, जिसमें झंझनाहट ना हो, तो आघोष कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा
जैसे का और खा ये अघोष हैं, बाकी पीछे के 3 क्या हैं, घोष हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण इसमें घोष है, कौन अघोष है। तो आगे के 2 वर्ण याद कर लीजिए क्या हैं, आगे के 2 वर्ण जो होते हैं वो हैं अघोष। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा और श, श तीनों सा और पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा, ये क्या है, आ है, यानी कि आघोष। इनमें कोई घोष नहीं होता, यानी कंपन नहीं होता। आगे के 2 वर्ण का, खा और तीनों सा में कोई घोष नहीं होता। तो चा और छा ये अघोष है, टाठा घोष है, ताथा घोष है, पाफा घोष है। तो कुल अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, 13 है। सघोष, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण क्रम में स्वर तंत्र में नाद कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरे, जैसे देखो गा, घा, अंगा, अंदर जैसे कुछ झंझनाहट होती है तो ये है, ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 345। इनको ये समझ लीजिए ये है जो है घोष, और बाकी अघोष। अघोष हमने बता ही दिया है 2, पहला और दूसरा, और जो है तीनों श अघोष हैं। और सघोष में अंतस्थ आएगा और सभी स्वर आएंगे और 345 यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा इस तरह। इसके बाद है सघोष व्यंजन। सघोष कितने हैं, 20 हैं। सघोष स्वर 11, सघोष 31 वर्ण, यानी कि व्यंजन जो है 20 है और सघोष स्वर जो स्वर हैं 11 वो भी सघोष की श्रेणी में आते हैं। मिला करके 31 व्यंजन हो गए। यानी द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा इसके बाद वही वर्ण स्वर आ जाए तो वहाँ द्वित्व व्यंजन या युग्मक कहा जाता है। अब द्वित्व व्यंजन समझिए, जैसे एक ही वर्ण हो, जैसे द्वित्व या युग्मक। युग्मक मतलब जोड़ा, या द्वित्व जैसे 2 या चाचा, दोनों एक ही हैं। 2 चा है और एक आधा एक पूरा है। 2 का है, जैसे एक ही वर्ण 2 बार आया है, आधा आधा आएगा, पूरा आएगा, इसी को द्वित्व व्यंजन कहा जाए। जैसे का लिखा गया, उसके बाद 2 वर्ड आ गया, एक आधा, मतलब जो आधा आया है वही चा, यानी कि दोनों सेम है, आधा चा पूरा चा, तो इसे युग्मक या द्वित्व कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है इसमें द्वित्व ध्वनि कौन है, इसमें द्वित्व व्यंजन कौन है, ऐसा पूछा जाता है। व्यंजन गुच्छ पूछा जाता है, यदि स्वर रहित वर्ण के आगे कोई अन्य सास्वर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ। अब जैसे कह रहा है कि यदि स्वर रहित वर्ण के आगे, अब जो आधा सा है ये स्वर रहित है क्योंकि आधा है। अगर ये पूरा होता, अगर ये पूरा होता तो इसमें ये मिलकर बना है शा प्लस आ, तो ये जो है ये पूरा है तो इसमें स्वर है। लेकिन अगर ये शा आधा लिखा है तो देखिए ये सा आधा है, ये कह रहा है कि स्वर रहित हो, इसमें स्वर नहीं है और इसके पहले अन्य शास्वर है, यानी कि जो सी लिखा है तो सी में स्वर है ना, जैसे सा प्लस ई, तो ये स्वर है कि नहीं, स्वर है। तो जो व्यंजन लिखा जाएगा स्वर रहित व्यंजन के पहले पूरा स्वर आए तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे देखिए पा में कौन सा स्वर है, ओ, अप्पू लिखा है ना तो ऊ स्वर है कि नहीं, पा, और यशा लिखा है तो साधा लिखा है तो इसमें कोई स्वर नहीं है। तो ये कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन के पहले स्वर सहित आ जाए तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे प्री, थ, जैसे था आधा आया है तो इसमें कोई स्वर नहीं है, अगर ये पूरा हो तो ये था और आ से मिलकर बना है, तो जब आधा था लिखा है इसमें तो इसमें ये स्वर रहित है, और प्री लिखा है तो पा प्लस री स्वर है कि नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि स्वर रहित वर्ण के आगे, ये स्वर रहित है उसके आगे जो है स्वर सास्वर है, यानी कि स्वर सहित है, तो इसलिए इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर व्यंजन गुच्छ होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम फिर से
इसको दोबारा पढ़ा देंगे। आगत स्वर, जो वर्ड अरबी, फ़ारसी भाषा या किसी अन्य विदेशी भाषा से लिए गए हों उन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज़, फ़, औ। इस तरह ये आगत स्वर हैं। तो हम विदेशी आगत स्वर कितने हैं? 6 हैं। आगत स्वरों की संख्या कितनी है? 6 है। अब चंद्रबिंदु, कुछ शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है। चंद्रबिंदु नहीं है भाई, इसमें बिंदु नहीं रखा है और डॉक्टर वाला है, चंद्र रहित बिंदु है, बिंदु रहित चंद्र है। चंद्र के उच्चारण के समय हवा केवल मुख से निकलती है। इसका प्रयोग प्राय अंग्रेजी में होता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, नॉलेज, कॉफ़ी, टॉफ़ी आदि। अनुस्वार ऐसे वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से बहुत अधिक, मुंह से कम निकलती है। अनुस्वार जो होता है इसमें हवा नाक से ज़्यादा निकलती है और मुंह से कम। अनुस्वार अंग बिंदु है। जैसे अंग, देखो नाक पर ही जा रहा है, भंग नाक पर चढ़ रहा है, अंस, कंस, अंग, तो ये अनुस्वार है। चंद्रबिंदु हिंदी का वह अपनी हिंदी की ये अपनी ध्वनि है, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया गया। चंद्रबिंदु के उच्चारण के समय हवा मुंह और नाक दोनों से, ये संस्कृत की बिंदु नहीं है। कहने का मतलब अंग जो है वो संस्कृत जो है ये तत्सम में आता है और ये चंद्रबिंदु तद्भव में आता है, तो ये हिंदी का ही है। तो हवा मुख और नाक दोनों से, चंद्रबिंदु में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, इसलिए इसे अनुनासिक, हमने कहा था ना कि नासिक का अनुसरण मुख करता है, तो क्या हो जाए, जहाँ अनुनासिक हो समझ लीजिए मुख और नासिका दोनों से हवा निकलेगी वहाँ। जैसे गाँव है, बांध, आंगन, मुंह, आँख, ये तद्भव है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार, ये देखो नीचे आ गया, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और तद्भव में चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक लगता है। जैसे दंत से दांत, अंत्र से आंत, जहाँ अंक बिंदु रहेगी वहाँ तत्सम होगा, जहाँ चंद्र बिंदु रहेगा वहाँ तद्भव होगा। हलंत व्यंजन वर्णों के नीचे एक तिरछी आड़ी रेखा खींची जाती है ना, जैसे ऐसे, जैसे का लिख दिया, ये हलंत है। इसका अर्थ व्यंजन में स्वर वर्ण का अभाव है, इसको लगाने से व्यंजन आधा हो जाता है, इसमें कहने का मतलब स्वर्ण नहीं रहता, इसलिए इसी को हलंत व्यंजन कहते हैं। तो बस आज इतना ही, हमने समझाने का बहुत प्रयास किया। अगर आपको समझ में आ जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम दोबारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कल इसी टॉपिक पर हम 100 प्रश्न लाएंगे, इसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसको उन प्रश्नों को हल कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपने इसको पढ़ करके कितना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। चलिए, धन्यवाद।